गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 7th वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन चैप्टर की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इसी चैप्टर में जो हमने लास्ट टर्म पे टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड फॉर्मूलेज और कंसेप्ट सीखे थे, उनको लेकर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं आज। ठीक है, जो कि आपकी बुक के क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम आज ले रहे हैं, इसके अंदर आप एक सामने क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। एक पार्टिकल का जिक्र है इसमें, एक ऐसा पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। देखिए आप क्या लिखा है, ए पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस ए। ठीक है, यानी एक सर्किल है। इधर देखिए आप, ये सर्किल आपको दिख रहा है डायग्राम में। मान लीजिए ये एक स्टैंडिंग सर्कुलर प्लेन है कोई, मतलब ये मान लीजिए कोई वायर है, वायर नुमा आप इसको मान सकते हैं। वायर नुमा शेप, सर्कुलर शेप है ये। इस शेप में एक पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, और इस सर्किल की रेडियस है ए। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है कि जब ये मूव कर रहा है इन सच ए वे, देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि एक निश्चित शर्त का पालन कर रहा है। इट इज सेटिस्फाइंग ए डेफिनेट कंडीशन। व्हाट कंडीशन इज द इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज k टाइम्स द नॉर्मल एक्सेलरेशन। मतलब जब ये इस सर्किल में, देखिए यहां जब मूव कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर, जैसे हम P पॉइंट की बात करें, P या किसी भी दूसरे पॉइंट पर जो कि सर्कल पर है, दो तरह के एक्सेलरेशन, या यूं कहना चाहिए एक्सेलरेशन के दो रिजल्ट पार्ट्स को लेकर हम स्टडी कर रहे हैं। एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक है नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज k टाइम्स द नॉर्मल एक्सेलरेशन, इट इज गिवन। ठीक है, फिर आप आगे देखिए, ये तो एक कंडीशन है जो कि पार्टिकल फुलफिल कर रहा है। अब इस कंडीशन को मानते हुए हमको करना क्या है, ये कह रहा है कि इफ इट्स स्पीड एट ए सर्टेन पॉइंट इज u। ठीक है, तो इधर देखिए आप, जैसे इस डायग्राम में इस सर्कुलर पाथ के किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट को चूज कर लें हम और उस पे मान लें कि उसकी स्पीड u है। तो हमको प्रूव करना है कि जब ये पार्टिकल उस पॉइंट पर वापस आएगा, प्रूव दैट इट विल रिटर्न टू द सेम पॉइंट, तब इतना टाइम बीत चुका होगा, आफ्टर दिस टाइम। तो देखिए इसको हम और डिटेल से इस डायग्राम में समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चन में, वापस से मैं आपको समझाऊं, एक सर्किल का जिक्र है, एक सर्कुलर कर्व के अलोंग एक पार्टिकल चल रहा है। ठीक है, और जब ये चल रहा है तो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन का k टाइम्स है। ठीक है, और दूसरा a सर्कुलर पाथ की रेडियस है, और u क्या है, u इस सर्कुलर पाथ के किसी भी एक फिक्स पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड है। ठीक है, तो चूंकि वो पॉइंट का इसने जिक्र नहीं किया, वो पॉइंट इसने हमारे ऊपर चॉइस पे छोड़ दिया कि इसके किसी भी एक पॉइंट पर आप स्पीड u ले लो। तो हमने सुविधा के लिए या कन्वीनियंस के लिए क्या किया, इस सर्किल का जो लोएस्ट पॉइंट है उस पर हमने इसकी स्पीड एज्यूम कर ली u। किसी भी एक पॉइंट पे स्पीड एज्यूम करनी थी, वो हमने a पे कर ली। a इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ दिस सर्कुलर कर्व। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि जब ये u स्पीड से a से चलता हुआ वापस a पर आएगा, यानी जब ये एक पूरा राउंड पूरा कर लेगा, a से चलता हुआ वापस a पर आएगा, हम मान रहे हैं कि पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तभी हमने इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी इधर शो की है। हम यू भी मान सकते हैं u की डायरेक्शन इधर, तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि पार्टिकल ऐसे चल रहा है।
क्लॉकवाइज, बट अभी हम मान रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो किसी भी एक वे में हम इसको मान सकते हैं। तो हमें क्या मतलब फाइंड क्या करना है, टाइम, है ना, ए से चलकर ए पर आने का। ठीक है, यानी कि हम जब जब हमने इसको एक बार देखा तो ये ए पर था और इसकी स्पीड यू थी, फिर हम इसको देखते गए और हम टाइम मेजर करते गए, तो जब ये चलकर वापस ए पर आया तो कितना टाइम बीता, वो टाइम हमें फाइंड करना है या प्रूव करना है। तो देखिए, हम सबसे इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम ए और ये ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड ए इज द पॉइंट जहां पर हम इसकी स्पीड यू ले रहे हैं। तो और ए को हमने फॉर कन्वीनियंस मान लिया लोएस्ट पॉइंट। हम इस लाइन को, ओए लाइन को हम एज्यूम कर रहे हैं इनिशियल लाइन। ये इसका एज्यूम्शन है इस क्वेश्चन को करने का। यहाँ लिखा है, देखिए पढ़िए लैंग्वेज में, टेकिंग ओ एज द इनिशियल लाइन एंड ओ एज द पोल, यानी इसको हमने पोल मान लिया और इसको इनिशियल लाइन मान लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्या बिना पोल और इनिशियल लाइन माने क्वेश्चन नहीं होगा? तो देखिए एक्चुअली क्या है कि हमें इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करने हैं, कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट r कॉमा थीटा। तो जब अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट जब भी एज्यूम कर सकते हैं या उनको हम जब भी मार्क कर सकते हैं जबकि हमने पोल और इनिशियल लाइन चूज कर रखी हो। तो हमने कहा साहब कि O इज द पोल एंड OA इज द इनिशियल लाइन, ये हमने लेट कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि O से P तक की लेंथ तो हो गई R, है ना, और ये लाइन हमारी इनिशियल लाइन है, तो एंगल बिटवीन इनिशियल लाइन एंड रेडियस वेक्टर इज थीटा। तो ये एंगल हमारा हो गया थीटा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस एंगल को मैंने थीटा मार्क क्यों किया। ये देखिए समझने की बात है, क्योंकि थीटा एंगल किसका होता है, एंगल बिटवीन इनिशियल लाइन एंड ओपी। तो इनिशियल लाइन हमने मानी ओए और ओपी हमारी रेडियस वेक्टर है, तो ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, अब ये ओपी डिस्टेंस हमारी हो जाएगी आर, और यहां पर आप नोट कीजिए कि ये ओपी डिस्टेंस पी चाहे कहीं पर भी मूव करे इस सर्किल पर, यानी पी की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन जो सर्किल पर है उन सब के लिए ओपी फिक्स है, क्योंकि इन ईच केस ओपी इज सेम एज रेडियस। तो आई वी कैन ऑल्सो से आर इक्वल्स टू ए। एक्चुअली आर इक्वल्स टू ए इस सर्किल की यहाँ पर पोलर इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात हम यहाँ क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हम इसमें एक एस जो हमारा पैरामीटर होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म पे, एस कहाँ काम आता है, वेलोसिटी के फॉर्मूले में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में, टेंजेंशियल वेलोसिटी के फॉर्मूले में भी आता है, v इक्वल्स टू ds बाई dt, है ना। तो यहाँ पर s को हमने कैसे समझा था बताइए, s is the distance of p from a fixed point on the curve along which particle is moving। तो यहाँ पर पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है सर्कुलर कर्व पर, तो इस सर्कुलर कर्व पर मैंने एक पॉइंट फिक्स करना है, तो वो मैंने सबसे आसान पॉइंट कौन सा होगा, वो ए को मैंने लेकर फिक्स कर दिया। अब ए से लेकर पी तक की जो आर्कुअल डिस्टेंस है ये हो जाएगी मेरी एस, क्योंकि यही एस की डेफिनेशन है, डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, अब आप इधर देखिए, यहां पर आपको एक सेक्टर दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, ये इसकी दो रेडियस है और ये हमारा सर्कुलर आर्क है। तो आप फॉर्मूला याद कीजिए जो हम सर्किल में पढ़ते हैं, देखिए यहाँ लिखा है आर्क इक्वल्स टू, यहाँ पर जब मेरा माउस पॉइंटर है, आर्क इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। फॉर्मूला आप जानते हैं, इस फॉर्मूले को अगर मैं इस पे अप्लाई करूं तो आर्क की जगह आ जाएगा एस, रेडियस इज माई ए और एंगल इज माई थीटा, तो ये आ जाएगा एस इक्वल्स टू ए थीटा। ये चीज मैं अभी इसके अंदर यूज करने जा रहा हूं। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। मैं क्या कहूंगा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज k टाइम्स द नॉर्मल एक्सेलरेशन। ये मुझे गिवन है, ये मेन लाइन, इसको यूज करना है मुझे, इसको यूज करके ही मुझे ये जो टाइम फाइंड करना है वो निकलेगा। देखिए आप समझिए हमने क्या किया, हमने यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट कर दिया। फिर क्या किया, देखिए मैंने यहाँ पर ये एक v इस v स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, यहाँ से ये v हट जाएगा और यहाँ एक v बच जाएगा। दूसरा काम मैंने क्या किया,
रो बराबर ए ये पुट कर दिया। देखिए आप, रो बराबर ए सर्किल के लिए वैलिड होता है। किसी भी सर्किल के लिए रो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी रेडियस की इक्वल होती है। यानी यहाँ रो बराबर ए का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू रेडियस। इट इज वैलिड ओनली फॉर सर्किल, नॉट फॉर एनी अदर कर्व। ये सर्किल के लिए होता है क्योंकि सर्किल के हर पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस की इक्वल होती है। तो केवल सर्किल क्वेश्चन में हम रो इक्वल्स टू रेडियस पुट कर सकते हैं, तो वो मैंने कर दी। फिर देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि s इक्वल्स टू ए थीटा, ये लॉजिक हमने यहाँ दिया है इस डायग्राम से। तो इस s इक्वल्स टू ए थीटा लाइन का अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं, परफेक्ट डिफरेंशियल कर दूं, तो क्या आ जाएगा, ds इक्वल्स टू a इंटू डी थीटा। a इज कांस्टेंट, तो ये तो डिफरेंशियल से अनअफेक्टेड रहेगा। दोनों साइड डिफरेंशियल, ये कहो कि थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो आ जाएगा ds बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a, है ना। उससे हम लिख सकते हैं ds बराबर a इंटू डी थीटा। तो यहां पर मैंने क्या किया, ये जो आपका ds यहाँ दिख रहा है ना, ये ds की जगह मैंने यहाँ पर पुट कर दिया a डी थीटा। ये समझ में आ गया आपको, और ये इसका लॉजिक आ गया। अब फर्दर क्या होगा बताओ, यहाँ से कुछ और कैंसलेशन हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। क्या कैंसलेशन हो रहा है, a इज कैंसिल विद a, तो a को a से कैंसिल मानकर फिर मैंने यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट कर दी है। क्योंकि मैं अब यहाँ पर जब भी वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो हम कौन सा काम करते हैं बताइए, वी डू नथिंग बट इंटीग्रेशन। यहाँ पर मैं दोनों साइड कर रहा हूँ, देखिए इंटीग्रेट, तो देखिए ये 1/v का इंटीग्रेशन हो गया log v, डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, और फिर मैंने यहाँ एक कांस्टेंट चूज कर लिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log k। यहाँ आप लिख देना log k इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर मैंने यहाँ पर देखिए क्या किया, log रिमूव किया, log, ये जानते हैं अपन ऐसे लिखना, ठीक है ना। अब ये जो टर्म है विदाउट log में e की पावर में चढ़ जाएगी, ओके। अब यहाँ पर मैंने इस k को फाइंड करने के लिए a पॉइंट पर जो मेरे पास कंडीशन है वो यूज की। a पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी एट a इज u, ठीक है। एंड a पॉइंट पर मुझे थीटा की वैल्यू भी पता है। तो बताइए थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा का मतलब होता है एंगल बिटवीन इनिशियल लाइन एंड ओपी। जब पॉइंट हम P ले रहे हैं, अगर पॉइंट P की जगह A है तो थीटा का मतलब हो जाएगा एंगल बिटवीन इनिशियल लाइन एंड OA। तो यहां पर A पॉइंट के लिए इनिशियल लाइन भी यही है और रेडियस वेक्टर भी यही है। तो एक्चुअली थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड इनिशियल लाइन। तो फॉर पॉइंट A both are same, initial line and radius vector are same, it means theta equals to 0 for the point A। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, नाउ एट A theta equals to 0 v equals to u। तो ये कंडीशन जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो यहाँ v की जगह u पुट करूंगा, थीटा की जगह 0 पुट करूंगा, तो इससे k निकल के आ जाएगा u। तो ये k की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो ये मेरा एक रिलेशन आ गया। फिर देखिए फर्दर मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर v की जगह पुट कर दिया ds बाई डी टी, ये हमारा फॉर्मूला है v का। फिर मैंने फर्दर ds की जगह पुट कर दिया a डी थीटा, ये मैंने अभी अभी ऊपर पुट किया था, देखिए आप, ठीक है, याद है आपको, जब वहां पर मेरा ds dv बाई ds के अंदर नीचे जो ds था ना वहां पुट किया था a डी थीटा। अब यहाँ ds ऊपर है तो यहाँ भी पुट कर दिया a डी थीटा। फिर काम वही फर्दर करना है, मुझे वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो वेरिएबल सेपरेट करने के बाद लाइन आई, इसके लिए मुझे इंटीग्रेशन बहुत सोच समझ के एक निश्चित लिमिट्स के बीच में करना है। तो देखिए मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है टाइम। क्या फाइंड करना है, टाइम। कौन सा टाइम, ए से जब पार्टिकल ए पे चल रहा है और वापस चलते हुए वापस ए पर आ रहा है, तो ये कंप्लीट राउंड चलने में टाइम कितना लगा। तो इसके लिए मैं ये मान रहा हूं कि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ए पे ऑब्जर्व किया तो मैंने टाइम काउंट करना शुरू कर दिया, मतलब एट दैट टाइम मैं मान रहा हूं टाइम इक्वल्स टू 0।
ठीक है। और जब ये चलता 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 वापस यहीं पर आया, तो जब मैंने माना कि इसने टाइम ले लिया कैपिटल टी, कहने का मतलब इसकी लिमिट्स क्या हो जाएगी दोनों तरफ, यहां पर हो जाएगी 0 टू टी। देखिए इधर आप 0 टू टी, 0 कौन सा टाइम है, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ए पर देखा, और कैपिटल टी कौन सा टाइम है, जब मैंने इसको वापस एक चक्कर लगाने के बाद ए पर देखा। और उन दोनों टाइम्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है, वही टाइम इंटरवल मुझे फाइंड करना है। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट्स ऑफ थीटा क्या हो जाएगी, जब ये ए पर था फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम का मतलब जब हमने इसको फर्स्ट टाइम ए पर ऑब्जर्व किया, तो थीटा इज 0। देखिए अब इधर, अभी अभी मैंने आपको कहा था ना, जब हमने यहाँ पर के निकाला तो हमने क्या कहा था, ए पॉइंट के लिए थीटा 0 है, क्योंकि एक तरह से ये ओपी लाइन ओए के कंसाइड हो रही है। लेकिन उसके बाद ये ओपी लाइन यहाँ आगे बढ़ना शुरू हो गई, तो जैसे जैसे ओपी आगे बढ़ रही है, ओपी आगे क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पार्टिकल आगे आगे चल रहा है, तो पार्टिकल चल रहा है तो पी बदल रहा है, पी बदल रहा है तो ओपी बदल रही है। तो इस प्रकार जब एक बार जब इनिशियली ओपी यहाँ थी, अलोंग वे थी, और तो थीटा 0 था, और जब ये यहाँ से मूव करते करते ओपी वापस एक पूरा कंप्लीट राउंड करके वापस आ गई, तो इस रेडियस वेक्टर ने 2 पाई एंगल डिस्क्राइब कर दिया। कौन सा एंगल डिस्क्राइब कर दिया, 2 पाई। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक कंप्लीट राउंड टाइम फाइंड करने के लिए थीटा की लिमिट मेरी हो जाएगी 0 टू 2 पाई। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना, इंटीग्रेशन करना है। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, मैंने साइड में मेंशन कर रखा है, आप करना इंटीग्रेशन, लिमिट पुट करना, और ये आपका आंसर फिर फाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था जो हमने किया। फिर देखिए वन मोर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके 2-3 बार एग्जाम में आया है, कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। आपको पता है एग्जाम में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट, 1/2 मार्क्स के, 1.5 नंबर का, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के। तो ये क्वेश्चन दोनों तरह की कैटेगरी में पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, और आया भी है ये, आप एक पास में देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या कह रहे हैं, जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कहा था कि एक पार्टिकल सर्कल डिस्क्राइब करता है। सर्कल डिस्क्राइब करने का मतलब ये है कि ये एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि पार्टिकल साइक्लॉइड डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। तो आप इस साइक्लॉइड के बारे में आप अपने फर्स्ट ईयर के कैलकुलस के पेपर में कर्व ट्रेसिंग में पढ़ चुके होंगे, और इवन आपने जो क्वाड्रेचर चैप्टर पढ़ा होगा एरिया का, रेक्टिफिकेशन चैप्टर पढ़ा होगा लेंथ फाइंड करने का, उसके अंदर भी इस कर्व का हम न केवल यूज करते हैं, इसका डायग्राम वगैरह सब देखते हैं। ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स ए साइक्लॉइड, ये साइक्लॉइड की हमारी वो होती है इक्वेशन, S इक्वल्स टू 4a sin psi। ये एक्चुअली साइक्लॉइड की इंट्रिंसिक इक्वेशन है ना। तो एक पार्टिकल्स एक साइक्लॉइड के अलोंग चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड v, मतलब किसी भी पॉइंट पर इसकी स्पीड सेम है, v हर पॉइंट पर v है। तो हमें प्रूव करना है कि इस तरह के पार्टिकल का जो कि एक साइक्लॉइड में यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है, इसका किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन v² / 4a होगा। ठीक है। तो देखिए हाउ वी प्रूव इट, लेट्स सी। सबसे पहले हमने v इक्वल्स टू हमने यूज किया कांस्टेंट, ये गिवन है, देखिए आप, यूनिफॉर्म स्पीड v का मतलब v इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर v कांस्टेंट है, तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv/dt इक्वल्स टू 0, और dv/dt इज माय फॉर्मूला ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, याद करो आप। तो इस तरह से मैंने क्या प्रूव कर दिया कि अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, फिर वो चाहे किसी भी कर्व पर चले, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। फिर देखिए हमने ये तो बात की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन की। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन के का फॉर्मूला ये होता है, इसमें मैंने रो की जगह पुट कर दिया ds/d psi, ये रो का फॉर्मूला है, और ds/d psi की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से फाइंड कर दी, 4a sin psi s इक्वल्स टू, इसका अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि रो हमेशा कर्व की इक्वेशन से फाइंड होता है, तो ये 4a cos psi आ गया।
तो इन दिस वे नॉर्मल एक्सेलरेशन आई हैव प्रूव्ड v स्क्वायर अपॉन 4a cos psi। फिर देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने यूज किया है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी एक्सेलरेशन अपने रिजॉल्व पार्ट्स के थ्रू निकाला जा रहा है, चाहे वो रिजॉल्व पार्ट फिर रेडियल और ट्रांसवर्स हो या टेंजेंशियल हो या नॉर्मल हो, और यही कंसेप्ट हम वेलोसिटी पे भी अप्लाई करते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है। ठीक है, अब इसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो, तो वो जीरो पुट करते ही ये सरल होकर क्या बन जाएगा, इसको मैंने जीरो पुट कर दूं यहाँ पर, तो ये रह जाएगा अंडर रूट के अंदर नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, तो स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएंगे। तो इन दिस वे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज सेम एज नॉर्मल एक्सेलरेशन, और नॉर्मल एक्सेलरेशन ऊपर हमने फाइंड किया v स्क्वायर अपॉन 4a cos चाहिए। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन की मेन बात क्या हो गई कि ये पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन है वो नॉर्मल एक्सेलरेशन ही होगा, और नॉर्मल एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं करना है, केवल रो कैलकुलेट करना था, वो हमने कर दिया। तो इतने इतने सिंपल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, इसके एक आध क्वेश्चन हम और करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।